देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आपदा, जिसको डिजास्टर भी कहते हैं, इसका दोष दिया जाता है ईश्वर पर। लोगों के वो टूटे हुए आलीशान घर, वही घर जो उन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, वही उनके सामने टूटते हुए नजर आए। घर के साथ लोगों ने अपनों को बड़ी बेरहमी से खोते हुए देखा है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ जरूर है। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिमाचल और खास तौर से शिमला का इस बारिश में जो नुकसान हुआ है उसे प्राकृतिक आपदा कहकर उसके जिम्मेदार लोगों को बचाया जाए। हिमाचल इस बारिश में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसके लिए प्रकृति नहीं, मनुष्य और विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़कर इकट्ठा किए गए मलबे का पहाड़ और अतिक्रमण का जाल जिम्मेवार है। इसे लेकर न्यायालय की तरफ से बार बार मिल रही चेतावनियों के बावजूद सरकार और प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाहियों का नतीजा है। हिमाचल की राजधानी शिमला की तबाही को ही देख लें तो अंग्रेजों ने शिमला को 25,000 लोगों के लिए बसाया था। 1971 आते आते यहाँ की आबादी 50,000 को पार कर गई। 2011 में यह बढ़कर 1.5 लाख हो गई। बीते 12 सालों में यहाँ की आबादी में लगभग 1 लाख और जुड़ गए। शहर के अंदर घरों के आंकड़ों पर गौर करें तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में वर्ष 1904 तक सिर्फ 1400 घर थे। वर्ष 2011 की जनगणना में शिमला में लगभग 46,000 घर बन चुके थे। एक अनुमान के अनुसार अब इन घरों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। मतलब साफ है कि शहर को जितने लोगों के हिसाब से तैयार किया गया था, उसे 10 गुना अधिक लोग इस शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। घरों के निर्माण में भी नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई है। शिमला में घुसपैठ करने वालों ने उन पहाड़ियों, गलियों और नालों के किनारे घर बना लिए हैं जहां से पहाड़ पर बरसने वाले पानी की निकासी होती थी, यानी कि वहां से पानी निकलता था। घर बनाने वाले ताकतवर थे, भूमाफियाओं से उनकी साठगांठ थी, उनकी पहुंच सरकारी बाबुओं से लेकर अफसरों तक थी। इसलिए बार बार तोड़ने का आदेश आने के बाद भी वह घर पर कायम रहे। वह घर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तंत्र द्वारा बचाए जाते रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि शवों के निकलने तक का घरों में रास्ता नहीं है। शिमला के अंदर संजौली के पास एक जगह है सेमेट्री। यहाँ पर घर एक दूसरे से ऐसे सटे हैं कि घर में अगर किसी का देहांत हो जाए तो शव को एक घर की खिड़की से दूसरे घर में स्थानांतरित करना पड़ता है और उसके बाद ही शव बाहर निकाल पड़ते हैं। घरों से शवों को बाहर निकालने तक का रास्ता नहीं है। इसी तरह खड़े पहाड़ों पर बिना मकानों के बनाए गए बेशुमार भवनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि ने शिमला के पहाड़ों को निगल लिया है। इस शहर में यह भी हुआ कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक तरफ 3 मंजिल से अधिक ऊंचे भवनों को तोड़ने के आदेश दिए, दूसरी तरफ राजनीतिक और सरकारी तंत्र ने इन बेतरतीब भवनों को बचाने के लिए रिटेंशन पॉलिसी ले आई। प्रकृति के बुलडोजर इस बात को शिमला वाले खूब अच्छे से जानते हैं कि कानून अपना काम नहीं कर पाता तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है। शिमला के जिस एक मोहल्ले से सबसे अधिक घरों के टूटने का वीडियो और तस्वीर सामने आई है, बताया जा रहा है कि वहां 90% घर गैर कानूनी तरीके से बने हुए थे। वहां पानी के निकलने की कोई पक्की व्यवस्था नहीं थी। घरों में इस्तेमाल किया हुआ पानी जमीन के अंदर जा रहा था। वहां गैर कानूनी तरीके से रह रहे परिवार इस बात को समझ नहीं रहे थे कि उस पानी के जमीन के अंदर जाने से जिस ऊंचे स्थान पर उनका घर बना है, उसके नीचे की मिट्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। शिमला में हुई मूसलाधार बारिश ने उस जमीन को और अधिक नर्म बना दिया, और इतना नर्म कि वहां खड़े खड़े बड़े पेड़ जमीन छोड़कर धाराशाही हो गए। यही स्थिति घरों की भी बनी हुई थी। अब यह बात तो साफ है कि शिमला ने जितना विनाश पिछले दिनों देखा, यदि बारिश ऐसी ही जारी रही तो मानना चाहिए कि अभी यह विनाश थमा नहीं है। स्थानीय प्रशासन यदि कुछ ठोस कदम नहीं उठाता तो आने वाले समय में शिमला की चुनौतियां
और बढ़ने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बेतहाशा हुए निर्माण कार्यों को किसी से छुपा कर किए गए हों। शिमला प्रशासन के सामने ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गईं। लोगों ने सरकारी दबाव बनाकर अपनी इमारतों को बुलडोजर की जिद में आने से तो बचा लिया, लेकिन जब प्रकृति का बुलडोजर चला तो एक एक करके उन घरों को उसने निशाना बनाया जो नियमों की अनदेखी करके बनाए गए थे। शिमला में आने वाली आपदा की पहली चेतावनी सन 2000 में थी, जब 10 लाख गैलन पानी की टंकी वाले रिज में दरारें आ गई थीं। बाद में कई बार मरम्मत का भी काम हुआ। वास्तव में शिमला पर बढ़ रहे मानव दबाव को समझने के लिए यह एक संकेत था, लेकिन उसे स्थानीय प्रशासन ने नजरअंदाज किया। 2017 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने शिमला की नाजुक स्थिति को जिला प्रशासन और राजनेताओं से अधिक बेहतर तरीके से समझा है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिमला के हरित क्षेत्रों में निर्माण से जुड़े सभी कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इस प्रतिबंध की राह में राजनीति रोड़ा बनी। हिमाचल सरकार ने प्रतिबंध को न्यायालय में चुनौती दी। मई के महीने में कुछ को छोड़कर उच्च न्यायालय द्वारा सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। प्रतिबंध को हटे 3 महीना ही हुआ है और शिमला मानो प्रतिबंध हटने की कीमत चुका रहा है। शिमला को लेकर बार बार चेतावनी दी गई थी कि वह अपने ही वजन के नीचे दब रहा है और खत्म होने की तरफ अग्रसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने शिमला का 25% हिस्सा, जिसमें ऐतिहासिक रिज, ग्रैंड होटल, लक्कड़ बाजार और लद्दाखी मोहल्ला शामिल है। शिमला का ये 25% हिस्सा लोगों के रहने के लिए असुरक्षित है। कई सर्वे में यह भी बात सामने आई है, लेकिन बात तो यह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन यदि अवैध निर्माण को लेकर अपनी आंखें मूंद लेता है, फिर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भूमाफियाओं को फर्क क्या पड़ता है? यदि फर्क पड़ता तो फिर शिमला में बेधड़क इतना अवैध निर्माण कैसे जारी रह सकता था? इस निर्माण के लिए पहाड़ और जंगल नष्ट किए गए, जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्थाओं को एक एक कर खत्म किया गया। अब यह बात शिमला वालों को भी स्पष्ट हो चुकी है कि इस तरह पर्यावरण नियमों की अनदेखी करके शिमला को विनाश के गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बीते सालों में शिमला जाने वाले पर्यटकों ने उस शहर के स्मार्ट सिटी बनने की कवायद को देखा है। विकास के संबंध में शिमला को लेकर यही दिखाई पड़ता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना ने उनके घर के चारों तरफ ढेर सारा मलबा इकट्ठा कर दिया है। जगह जगह खाई खोदी गई है और वहां भारी लोहे के पुल और सीढ़ियां खड़ी कर दी गई। इन वजहों से पहाड़ों पर पड़ रहे दबाव की प्रकृति भी कब तक अनदेखी करती, लेकिन आखिर में कीमत चुकाने का समय आ ही गया। 25,000 लोगों के लिए तैयार किए गए शहर में 1.5 लाख लोगों का टिके रहना किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, फिर भी इस आपदा के बाद बड़े भवनों के निर्माण में नियमों की सख्ती से पालन हो जाए, हरित क्षेत्रों में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंध कर दिए जाए, शहर के अंदर से पानी निकासी के संजाल को दुरुस्त किया जाए और पूरे शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगा जाए। इतना कुछ करने के बाद भी शिमला बच जाएगा, यह भरोसे करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा आने पर कम से कम अकाल मौतों का सिलसिला जरूर थम जाएगा। देखिए, शिमला में तो आपदा आई, उत्तराखंड में भी जो आपदा आई थी उसको बीते कुछ दिन ही हुए हैं। किसी के जहन से उत्तराखंड का अभी कहर हटा नहीं था, तब तक ये शिमला का कहर फिर से सामने आ गया। शिमला में आपदा आई, लोगों के घर ढह गए, सारी चीजें हो गई, वहां पे लोगों की जान गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जब वहां पे इतने सारे लोगों के रहने की जगह नहीं थी, हम उस जगह पे इतना दबाव नहीं डाल सकते थे, तो आखिर शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी ये क्यों किया गया? और अगर ये सामने आया था कि यहाँ पे इतने घर ही बन सकते हैं, यहाँ पे इतने लोग ही रह सकते हैं, तो आखिर ये हुआ क्यों? वहां के लोगों को क्यों नहीं समझ में आया? तमाम सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। सर, जैसा कि शिमला में आपदा आई है,
अभी उत्तराखंड को की आपदा बीते बहुत दिन हुए नहीं है। आपदा आने के बाद ये सवाल हो रहा है कि जो आपदा आई है वो लोगों ने खुद लाई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिमला हो, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अधिकतर जो है ये पहाड़ी एरिया है जी घाटी एरिया वहाँ इस स्थान पे कम है जी और जो सिटी है, सिटी में चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जी जब से ये पहाड़ी पर लोग जाने लगे, वहाँ पर घर बनाने लगे, तभी से ये खतरा उत्पन्न हो गए। हाँ। वहाँ शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, पानी का कोई निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि आए दिन जो है हमें खबर मिलते रहती है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा हो गया है, कई लोग मर गए हैं। जी सवाल जो आपने किया है वो वाजिब सवाल है। सवाल वाजिब होने के साथ साथ प्रशासन को वहाँ ध्यान देना चाहिए कि जिस कारण से ये आपदा बार बार हमारे सामना हमें करना पड़ता है, वो मुख्य रूप से उसके मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना चाहिए कि अगर बारिश हो जाए तो उसके पानी कहाँ जाएगा, पानी जाकर कहाँ वो ठहरेगा, या सीधे जाके नदी नाले में किस ढंग से उसको प्रवेश कराया जाएगा, इसके कहीं से कहीं तक व्यवस्था नहीं है। मैंने खुद शिमला में देखा है कि जो पहाड़ी एरिया में जो मकान बनते हैं उसके पिलर जो है कम से कम जो है 100 फीट हाइट पर भी है। मतलब 100 फीट हाइट पर जाके मकान तैयार किया गया। मतलब देखने से ही डर लगता है कि ये कभी भी ये मकान ढह सकता है। और पानी और सीमेंट का एक दुश्मनी है। तो आप जिस ढंग से निर्माण कर रहे हो और पानी आए दिन जो है वहां पर आप देखते होंगे, मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है कि पानी 12 महीने में केवल 2 महीने 3 महीने ही वहां पर गिरता है। वहां लगभग 8-9 महीने तक पानी गिरता रहता है। हाँ। यही स्थिति के कारण से वहां निकासी यदि स्ट्रांग नहीं हो तो इस प्रकार की घटनाओं से हमें हमेशा सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो बांध का निर्माण हो रहा है आसपास, हाँ। वो भी एक इसके घटना को जो है अंजाम देने के लिए काफी है, क्योंकि बांध का निर्माण तो किया जाता है लेकिन जब बांध को पानी को रोक दिया जाता है बांध में, तो ये पानी आइट साइड में चला जाता है, उससे भी उस स्थान को कमजोर बनाता है। तो ये सारी चीजों को वहाँ शासन प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हमेशा जिस प्रकार से हम देखते आए हैं ये कभी कोई भी नहीं रोक पा रहे हैं। व्यवस्थित ये होना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाए, ज्यादा नया निर्माण ना हो पाए, इन सब चीजों पे रोक होना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार के जो आपदा है उससे हम रोक पाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर एक्चुअली क्या है कि इसमें तो दिखाया गया, जैसे खबरें भी बहुत सारी सामने आई, उसमें भी ये बताया गया कि शासन प्रशासन ने तो सख्ती की थी, वहाँ पे मना किया था कि नहीं यहाँ पे इतने लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पे इतने लोगों का दबाव नहीं बन सकता है, यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हो गया तो घर गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हुआ वहीं, वहाँ पे लोगों ने घर बनाया, वहाँ पे इतने घर बन गए, इतना दबाव पड़ा, इतना पानी जमा कि आखिरकार वो लगातार अब ढहने लगा है। तो अब प्रशासन को ऐसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर प्रशासन कुछ नियम लागू करना चाहे तो अब कैसे नियम लागू करना चाहिए कि लोगों को ये मानना ही पड़े, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, इतने लोगों की मौत हुई है और 7 लोग तो अभी लापता हैं। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने बड़े निर्माण कार्य चले और शासन प्रशासन को पता न चले। शासन प्रशासन यदि शक्ति से इनसे निपटना चाहे तो बहुत आसानी से इनसे निपटा जा सकता है। ये भी शासन प्रशासन की कमजोरी ही माना जाएगा कि यदि मना करने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पे अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से ये शासन प्रशासन की कमी है। बिल्कुल। तो इसमें शक्ति से ध्यान ये देना चाहिए कि जो परमिशन वगैरह इनको मिलते हैं निर्माण कार्य के लिए, वो कैसे मिल जाता है, और यदि बिना परमिशन से किसी ने निर्माण कार्य शुरू भी किया तो खत्म करने से पहले फर्स्ट स्टेज पे ही इन्हें रोक देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के घटना से किसी को सामना ना करना पड़े और जनहानि की संभावनाएं नहीं बने रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये शासन प्रशासन ये बोल के नहीं बच सकते हैं कि हमने इसमें मना किया था और अचानक कोई आके वहाँ पर मकान बना दिया, ये कहा नहीं जा सकता है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है उसे भी रोके
और नियम के उल्लंघन होने पर उन्हें दंडित भी करे, तभी जाके इस प्रकार के निर्माण कार्य रोक पाएंगे। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी निर्माण कार्य चाहे अवैध हो या वैध हो, शासन प्रशासन के नजरों में ये है और शासन प्रशासन के मौन स्वीकृति के बाद ही ये निर्माण कार्य किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने एक चीज बहुत सही कही सर कि शासन प्रशासन की परमिशन के बगैर तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन यहाँ पे कमजोर नजर आ रहा है। सर जैसा कि यहाँ पे ये शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस की वजह से यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन और बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से और भी आने वाले समय में अगर इस पे काबू नहीं पाया गया, अभी तो सिर्फ ये यहाँ पे घर गिर रहे हैं और बारिश की वजह से बहुत सारी तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर जैसे एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन में से बहुत सी ऐसी गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर हम शिमला जाते हैं एज अ टूरिस्ट, हम वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो हमको वहाँ पे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक नागरिक होने के नाते हम वहाँ पे क्या क्या सख्ती बरत सकते हैं ताकि हमारी जो शिमला है वो एक टूरिस्ट प्लेस बनी रहे? क्योंकि जैसा कि वो ठंडी जगह है, अगर वहाँ पे पोल्यूशन हुआ तो जाहिर तौर पे ग्लोबल वार्मिंग होगी और ठंडी की जगह वो गर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के जो नागरिक है उनके जिम्मेदारी जरूर बनती है, वो खाली ध्यान आकर्षित करा सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है कि वहां पे जाके किसी प्रकार के कोई अवैध निर्माण रोक दे। और जहां तक एसी की बात है, वहां शिमला में तो लगभग एसी जो है बहुत कम होटलों में है और इवन जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेन जो कारण है वो दो ही मुख्य कारण है, एसी उसका बहुत ज्यादा मुख्य कारण नहीं है इस प्रकार के लैंडस्लाइडिंग का। इसमें मेन कारण ये है कि जब आपको पानी रुकता है, उसका निकासी नहीं होती, बिल्कुल, तभी जाके जो है इस प्रकार के लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलता है। तो दो मुख्य कारण रुकना चाहिए, एक लैंडस्लाइडिंग तभी रुक पाएगा जब दो मुख्य कारण को रोकेंगे, एक अवैध निर्माण, दूसरा पानी का निकासी। इसके अलावा तीसरा कोई बहुत ज्यादा कारण नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। उन्होंने बताया कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि शिमला में अगर पानी का जो बहाव है, जहाँ से पानी निकलता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वहाँ पे इतने ही लोगों को रहने की परमिशन दी जाए जितना वो सह सके जगह। और दूसरी बात ये कि जो घर हैं उनको इस तरीके से फ्रेम किया जाए, इस तरीके से उनको बनाया जाए कि जो जल का बहाव है, यानी कि जो पानी का बहाव है, वो एक बेहतरीन तरीके से वहाँ से निकले और इन सारी समस्याओं से वहाँ के लोग दूर हों। अभी भी शिमला जिले में लगातार बारिश हो रही है, कहर अब भी बना हुआ है, कोई बर्पा नहीं है। शिमला में 22 जून से लेकर अब तक भूस्खलन के कारण करीब 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 7 लोग लापता हैं, इनकी तलाश जारी है। वहीं भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा के कारण 60 के करीब लोग घायल हुए हैं। अब सिर्फ हम यहाँ पर भगवान से ही विनती कर सकते हैं कि बाकी के लोगों की जान बची रहे और शिमला का ये कहर जल्द ही थम जाए। लेकिन ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अपनी प्रकृति को ऐसी स्थिति में बिल्कुल मत लाइए, ऐसी स्थिति पर लाके बिल्कुल भी मत छोड़िए जहां पर सब कुछ समाप्त होने के कगार पे आ जाए। अपने आप को और अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखिए ताकि आने वाला समय आपका सुरक्षित हो। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।